हे दोस्तों, एक जवान लड़का होता है जो अपनी लाइफ में काफ़ी परेशान रहता है। उसके पास ना ज़्यादा पैसे होते हैं, ना कोई प्यार करने वाला होता है, ना समाज में इतनी इज्जत होती है। इसलिए वो परेशानी में रहता है। ना उसके बाजू वाले से उसे पता चलता है कि उसके पास के ही गांव में पहाड़ के पीछे गौतम बुद्ध जी आए हुए हैं। अगर वो उनके पास जाके अपने प्रॉब्लम्स बताएगा तो उसे सोल्यूशन मिल जाएगा पक्का। तो इसीलिए फिर वो निकल पड़ता है। ना उसने सफर शुरू ही किया होता है, तभी पास का एक घर होता है, वहाँ पे एक मालकिन होती है। वो मालकिन उस लड़के से पूछती है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो बताता है कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपने सवालों के जवाब लेने। तो इसके ऊपर वो बोलती है कि तुम जा रहे हो तो मेरा भी क्वेश्चन जरूर पूछ लेना। दरअसल मेरी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी है जो अभी 20 साल की हो गई है, लेकिन अभी तक उसने बोलना स्टार्ट नहीं किया है। तो इसीलिए आप गौतम बुद्ध जी से जाके ये जरूर पूछना कि मेरी बेटी कब बोलना स्टार्ट करेगी। जिसके ऊपर वो लड़का बोलता है ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा। इसके बाद वो सफर पे वापस निकल जाता है। ना जैसे ही गांव खत्म होता है, वो बड़ा सा पहाड़ उसके बीच में आता है, जहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे एक जादूगर बैठा हुआ है एक बड़ी सी डंडी के साथ। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इस पहाड़ को कैसे क्रॉस करे। इसलिए उस जादूगर से बात करना स्टार्ट करता है, जिससे बातों बातों में उसे बोलता है कि मैं तुम्हें ये पहाड़ क्रॉस करने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम भी मेरा एक सवाल गौतम बुद्धा जी से जरूर पूछना। मैं पिछले 100 सालों से यही तपस्या कर रहा हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मुझे स्वर्ग मिलेगी कि नहीं। इसलिए मेरा यही सवाल है कि मैं कैसे स्वर्ग पहुंच सकता हूँ, ये जरूर पूछना। ना वो लड़का ये शर्त मान जाता है, जिसके बाद वो जादूगर अपनी छड़ी घुमाता है और वो पहाड़ के बीच में एक रास्ता बना देता है, जिसके थ्रू वो चले जाता है आराम से। ना पहाड़ पार करने के बाद एक बहुत बड़ी नदी आती है वहाँ पे, जिसके बाजू में एक टर्टल पड़ा होता है जो उससे बात करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो लड़का अगेन उसे बताता है कि मैं गौतम बुद्धा जी के पास जा रहा हूँ अपनी परेशानियों के जवाब ढूंढने। तो उसके बाद जो टर्टल होता है ना, वो भी उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी ये नदी पार करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन मेरा भी एक सवाल है, तुम वो जाके जरूर पूछना। वो बोलता है कि मैं पिछले 500 सालों से कोशिश कर रहा हूँ अलग अलग चीजें करके, मैं एक ड्रैगन बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं ड्रैगन नहीं बन पा रहा हूँ। तो आप गौतम बुद्ध जी से जाके जरूर पूछना कि मैं ड्रैगन कैसे बन सकता हूँ। वो बोलता है ठीक है, मैं पूछ लूंगा। जिसके बाद वो टर्टल उसे नदी क्रॉस करवा देता है। अब वो फाइनली थका हारा गौतम बुद्ध जी के पास पहुंच जाता है, जहाँ पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि ठीक है, वो उनसे क्वेश्चंस तो पूछ सकता है, लेकिन गौतम बुद्ध जी शर्त रखते हैं कि वो सिर्फ उनसे 3 ही क्वेश्चंस पूछ सकता है। अब ये सुनते ही वो बहुत परेशान हो जाता है कि मैं किसके क्वेश्चन पूछूं, किसका एक क्वेश्चन जाने दूं। लेकिन बहुत सोचने के बाद वो फाइनली डिसाइड करता है कि जो मेरी परेशानी है ना, वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, और ये जितने भी तीनों लोगों की प्रॉब्लम है वो मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी है और बहुत टाइम से है। तो वो एक एक करके इन तीनों के क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करता है। जब वो औरत का क्वेश्चन पूछता है अपनी बेटी से रिलेटेड, तो गौतम बुद्ध जी उनके ऊपर रिप्लाई करते हैं कि उनकी बेटी जब शादी कर लेगी तो वो बोलने लग जाएगी। जादूगर के सवाल पे वो जवाब देते हैं कि जब वो अपनी जादुई छड़ी जो हमेशा लेके घूमता है, जब वो उसे छोड़ देगा तो उसे स्वर्ग का रास्ता मिल जाएगा और वो पक्का स्वर्गवासी बन जाएगा। और टर्टल के जवाब में वो बोलते हैं कि जब वो टर्टल अपने शेल्फ से बाहर निकल जाएगा तो वो ड्रैगन बन जाएगा। और यही है तीनों सवालों के जवाब। नाउ तीनों जवाब मिलने के बाद वो वापस जाता है, पहले टर्टल से मिलता है और उसे सोल्यूशन देता है। नाउ टर्टल जैसे ही अपनी शेल से निकलता है ना, तो वो ड्रैगन बन जाता है और वो खुश हो जाता है। जिसके बाद वो बताता है उस लड़के को कि मेरे शेल्फ के अंदर है ना, तुम देखना बहुत सारे हीरे जवाहरात है, तुमने मेरी इतनी मदद की, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो हीरे जवाहरात जो है वो तुम रख लो। जिसके ऊपर वो लड़का बहुत खुश होता है और अपने हीरे जवाहरात लेता है और वापस चले जाता है जादूगर के पास। जादूगर को जब वो बताता है तो जादूगर अगेन बहुत खुश होता है। वो बोलता है ये जो छड़ी है वो बहुत जादुई है, बहुत काम की है, लेकिन मुझे जो चाहिए वो है स्वर्ग। इसलिए वो छड़ी को यहाँ वहाँ फेंकने के बजाय उस लड़के को दे देता है और बोलता है तुम यूज करो, मुझे लगता है तुम इसके हकदार हो। और वो छड़ी छोड़ देता है और स्वर्गवासी बन जाता है। और फिर फाइनली जब वो लड़का उस औरत के पास जाता है और बताता है उसे, तो वो औरत बहुत खुश होती है। वो बोलती है तुम बड़े नेक इंसान हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। जिसके बाद वो उससे शादी कर लेता है, वो बोलने लग जाती है और सभी की परेशानियां खत्म हो जाती है। नाउ स्टोरी में जो लेसन है वही है पहला लाइफ चेंजिंग लेसन, जो है कि आप सेल्फिश होने के बजाय दूसरों के बारे में सोचो। जब आप दूसरों के बारे में सोचोगे तो ऊपर वाला पक्का आपकी मदद जरूर करेगा। अब देखो दोस्तों, ऐसे ही मैं आपके साथ और बहुत सारे स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, जिनसे आपको मैं अलग अलग लेसन देने वाला हूँ, और इन लेसन्स के बेसिस पे मैं आपको एक बुक भी रिकमेंड करने वाला हूँ। ना ये जो पहला लेसन है ना, उसे अगर आपको रियल लाइफ में अप्लाई करना है तो एक बहुत प्यारी बुक है जिसका नाम है द गो गिवर। ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ये आपको द गो गिवर एटीट्यूड देने में हेल्प करेगा, जिससे आप दूसरों का भला करते करते खुद का भी बहुत भला कर लोगे। अब ऐसे ही मैं आपके साथ और भी बहुत सारी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ और ऐसे बुक्स भी रिकमेंड करने वाला हूँ जो आपको वो लेसन को अप्लाई करने में रियल लाइफ में हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। क्लार्क नाम का एक स्कॉटिश फार्मर होता है, जिसका बचपन से ही सपना होता है कि वो है ना बड़ी सी जहाज में जाएगा और दुनिया घूमेगा। इसलिए सपने को पूरा करने के लिए वो खेती कर करके बहुत पैसे जमा करता है और फाइनली उसे एक मौका मिलता है। उसे एक शिप के बारे में पता चलता है, एक बहुत बड़ी शिप, जिसमें वो ठान ही लेता है कि इसमें मैं पक्का जाऊंगा ही जाऊंगा। इसीलिए फिर वो एक्साइटेड होकर उस शिप की टिकट भी खरीद लेता है, खुद के लिए, अपनी बीवी के लिए और अपने 5 बच्चों के लिए, जिनके साथ मिलके वो सफर में जाना चाहता था। अब वो एक एक करके दिन गिनना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जैसे ही शिप में जाने का दिन आता है ना, उसके एक दिन पहले ही क्या होता है कि उसका एक पालतू कुत्ता होता है, वो उसके एक बेटे को काट लेता है, जिसकी वजह से उसके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी बिल्कुल भी हालत नहीं होती है कि वो ट्रैवल कर सके ना। वो अपनी बीवी को बहुत मनाता है कि हम अपने बेटे को छोड़ देते हैं रिलेटिव के घर पे,
और चले जाते हैं, क्योंकि उसने टिकट को खरीदने में अपनी पूरी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी होती है। लेकिन फिर भी उसकी वाइफ का दिल नहीं मानता और वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, जिसकी वजह से फिर जो बच्चे होते हैं वो भी मना कर देते हैं कि वो भी नहीं जाएंगे। अब उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो शिप में अकेले जा सकता है या फिर वो अपनी फैमिली के साथ रह सकता है घर पे। वो फाइनली सेकंड ऑप्शन लेता है और अपनी सारी जमा पूंजी वेस्ट जाने देता है। वो काफ़ी सैड होने लग जाता है, अपने कुत्ते से काफ़ी गुस्सा करता है, उसे मार भी देता है और ऐसे ही वो बहुत सैड होकर दिन बिताने लगता है। बट फिर 5 दिन बाद उसे खबर मालूम पड़ती है। 15 अप्रैल 1992 को उसे खबर सुनाई देती है कि वो जो शिप थी जिसमें वो जाने वाला था वो असल में डूब चुकी है। हाँ, ये जो शिप की मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअल में थी टाइटैनिक, जिसमें गए हुए मैक्सिमम लोगों की मौत हो जाती है। न जैसी उसे एक चीज़ के बारे में खबर पड़ती है, वो फौरन अपने कुत्ते के पास जाता है, उसे गले लगा लेता है और शुक्र करता है कि उस कुत्ते ने उसके बेटे को काट लिया। अब देखो, सेकंड लाइफ चेंजिंग लेसन जो आपको स्टोरी से मिलेगा वो है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये एटीट्यूड रखना। अब हाँ, बहुत से लोग इस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हर चीज़ अच्छे के लिए नहीं होती है। लेकिन जब आप ये एटीट्यूड रखोगे ना, तो आपकी जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी कम होगा, आपका वरीइंग का जो लेवल है वो भी काफ़ी कम होगा। याद रखो, हम जिंदगी में जितना फिक्र करेंगे, जितना स्ट्रेस लेंगे, उतना ही प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। और यही सेम चीज़ सीखने के लिए एक बहुत अच्छी बुक है थिंक लाइक अ मॉन्क, जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। यश नाम का एक लड़का रहता है जो बहुत समझदार रहता है। वो अपनी क्लास में हमेशा टॉप करता है, जिसकी वजह से उनकी मम्मी पापा को बहुत उम्मीद होती है कि हमारा लड़का पढ़ लिख के हमारा बहुत नाम करेगा। अब स्कूल तो वो अच्छे से पास कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज पहुंचता है ना, तब उसकी जो संगत होती है वो खराब हो जाती है। उसे काफ़ी खराब दोस्त मिल जाते हैं, जिनके साथ मिलके वो बहुत सारी पार्टीज में जाने लगता है, पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देता है और बेसिकली बोल सकते हो आप आवारागर्दी में इंडल्ज हो जाता है। उसके पेरेंट्स उसे बहुत समझाते हैं कि तुझे थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी चाहिए, बट स्टिल वो बोलता है कि अरे मैं टॉपर हूँ क्लास का, मैं कर लूँगा, वापस से टॉप कर लूँगा, आप लोग फिक्र मत करो। लेकिन फिर 2 साल बाद जब उसके मेन एग्जाम्स होते हैं तो उसमें वो एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है ना। इस चीज़ का उसको इतना शौक लगता है कि वो अपने आप को बंद कर लेता है एक रूम में। वो बाहर जाना बंद कर देता है, लोगों से बात करना बंद कर देता है, क्योंकि उसको अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही होती है कि मैं टॉपर होने के बाद कैसे फेल हो सकता हूँ ना। अच्छी बात ये होती है कि उनका एक प्रिंसिपल होता है कॉलेज का, जो यश के बारे में अच्छे से जानता होता है। वो यश की फिक्र भी करते हैं, इसीलिए वो उसे अपने घर पे बुला लेते हैं ना। इस बार यश मना नहीं कर पाता, वो अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पे जाता है और इसके बाद वो लोग लॉन में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं ना। प्रिंसिपल को पता होता है कि वो अगर अचानक से यश को समझाने जाएंगे तो वो चीज़ नहीं समझ पाएगा, इसलिए वो एक अजीब सी चीज़ करता है। वो क्या करते हैं कि उनके सामने जो बॉनफायर रखा होता है ना, उसमें से एक बड़ा सा कोयला जो अच्छे से जल रहा होता है उसे निकालते हैं और ज़मीन पर रख देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत उनकी जो घास होती है वो जलने लग जाती है और जो कोयला होता है वो भी बुझने लग जाता है। इनफैक्ट पूरी तरीके से आप बोल सकते हो बुझ ही जाता है। बट फिर थोड़ी देर बाद वो क्या करते हैं कि वापस उस कोयले को लेते हैं और उस अंगार में वापस से डाल देते हैं, जिसके कुछ मिनट बाद ही वो जो बुझा हुआ कोयला होता है वो वापस से अंगार से जलने लग जाता है ना। ये चीज़ देखने के बाद यश को भी क्यूरियोसिटी होती है कि एक्चुअली प्रिंसिपल ने करा क्या। तो वो पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, जिसके ऊपर वो प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुमको समझा नहीं। यश बोलता है नहीं समझा। तो प्रिंसिपल उससे समझाते हैं कि देखो यश, तुम भी ये कोयले की तरह हो। जैसे ही तुम अपने अच्छे एनवायरनमेंट से बाहर निकले, गलत लोगों के साथ गए, तो तुम्हारी भी जो आग थी वो कम हो गई और तुम्हारा जो मेन काम था वो तुम कर नहीं पाए, जो था पढ़ाई अच्छे से करना। बट इस चीज़ को तुम अभी वापस बदल सकते हो। अगर तुम वापस से अपने आप को सही संगत में रखोगे, सही लोगों के साथ एसोसिएट करोगे, तो हाँ थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन फिर तुम्हारी जो आग है वो वापस से पकड़ लेगी, क्योंकि तुम में वो कैपेबिलिटी है, जस्ट लाइक दिस कोयला। और यही है थर्ड लाइफ चेंजिंग लेसन जो आपको फॉलो करना चाहिए। आपका एनवायरनमेंट, आप किन लोगों के साथ एसोसिएट करते हो, ये बहुत ज़्यादा रोल इम्पैक्ट करता है कि आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, लाइफ में सक्सेस अचीव करोगे या फिर फेलियर। और ये चीज़ सीखने की एक बहुत प्यारी बुक है जिसका नाम है अवेकन द जायंट विद इन बाय टोनी रॉबिन्स। ये आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। एक मुसाफिर होता है जो एक रेगिस्तान से गुजर रहा होता है। तभी एक तूफान आता है जिसकी वजह से वो मुसाफिर खो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि उसे जाना कहाँ है। अब क्योंकि इतनी गर्मी हो रही होती है, इसलिए धीरे धीरे उसका पूरा पानी भी खत्म हो जाता है। पानी की प्यास इतनी ज्यादा बढ़ने लगती है कि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है कि कहीं से तो उसे पानी मिल जाए। बहुत ढूंढने के बाद फाइनली उसे एक वाटर का पंप दिखता है। वो दौड़ा दौड़ा उस हैंड पंप के पास जाता है और मेहनत से उसे चलाने की कोशिश करने लगता है। वो बहुत कोशिश करता है, मेहनत करता है, लेकिन एक भी बूंद पानी का नहीं गिरता ना। उस पंप के बाजू में ही है ना एक झोपड़ा सा बना हुआ होता है। वो उसके अंदर जाता है। उसके अंदर जाता है तो देखता है वहाँ पे ना एक नोट लिखा हुआ है और वहाँ पे एक छोटा सा पानी का बॉटल पड़ा हुआ होता है। नोट पे लिखा होता है कि ये जो पानी बॉटल में दी हुई है उसे तुम पंप के अंदर डालना और फिर पंप को चलाने की कोशिश करना, तब पानी आ जाएगा ना। अब इस मुश्किल समय में उसके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो वो जो थोड़ा सा पानी है उसे पी ले, या फिर वो लीप ऑफ फेथ ले और उस पानी को पंप में डाल के ज्यादा पानी निकालने की कोशिश करे ना। अगेन वो दिल पे हाथ रख के सेकंड ऑप्शन चूज करता है। वो जो बचा हुआ पानी रहता है वो पंप में डालता है, जिसके बाद फॉर्चुनेटली पंप से आवाज आती है और पानी निकलने लग जाता है। वो खूब सारा पानी पीता है, अपनी प्यास बुझाता है और खूब सारा पानी वापस से भर के अपने साथ वहां से चले जाता है। लेकिन जाने से पहले वो उस नोट पे एक और चीज लिखता है। वो लिखता है हैव फेथ दिस वर्क्स।
ना देखो दोस्तों, इस स्टोरी का जो मोरल है ना वो है फेथ के ऊपर, कि जब आप फेथ लेके कोई बड़ा काम करने जाते हो, अपने ऊपर भरोसा करते हो, बिलीव करते हो, तो उसके वजह से कई बार आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। अगर आपको जिंदगी में बड़े बड़े काम करना है, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदलना है, तो आपको अपने ऊपर फेथ रखना पड़ेगा, आपको चीजों पे, प्रोसेस पे फेथ रखना पड़ेगा। फेथ आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा, और ये क्वालिटी को बढ़ाने में आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है एक बुक जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। कुछ रिसर्चर्स ने बंदरों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करा, जहां उन्होंने 5 बंदरों को एक केज में बंद कर दिया और एग्जैक्टली उनके सर के ऊपर थोड़ी ऊंचाई पे एक केले को टंगा के रख दिया ना। उस केले को लेने के लिए उन्होंने वहां पे एक सीढ़ी भी रख दी थी। लेकिन वो लोग क्या करते थे कि जब भी वो बंदर सीढ़ी चढ़ के वो केले को लेना जाता था, तब वो लोग बाहर से पानी फेंकते थे और पानी सारे बंदरों के ऊपर फेंकते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि बंदरों को बहुत खराब लगता था और वो लोग नीचे चले जाते थे, भाग जाते थे ना। ये चीज उन्होंने लगातार करना स्टार्ट करी। जब भी कोई बंदर सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करता, वो लोग उसे पानी से थोड़ा बहुत, आप बोल सकते हो, टॉर्चर करते। जिसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे बंदरों को समझ में आने लग गया कि अगर वो लोग सीढ़ी चढ़ेंगे तो उन लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी। और फिर आप बोल सकते हो कि उन्होंने ग्रुप में ही डिसाइड कर लिया, बिना एक दूसरे को कुछ बोले, कि कोई भी अगर लेड चढ़ेगा तो उसे वो लोग मारेंगे। और फिर वो लोग वही करने लग गए ना। ये चीज़ वो 5 बंदरों के साथ हो रही थी, तब तक तो चीज़ें ठीक थी। लेकिन फिर रिसर्चर्स ने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें करना स्टार्ट करी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक एक करके उन पुराने बंदरों को निकालना स्टार्ट किया और उसकी जगह पे एक नया बंदर डाला ना। जब भी नया बंदर आता था, वो चढ़ने की कोशिश करता था सीढ़ी, तो सारे बंदर उसको मिलके मारने लग जाते, जिसकी वजह से वो जो नया बंदर होता उसे भी समझ में आ जाता था कि हाँ, यहाँ पे नहीं चढ़ना है वरना ये लोग मुझे मारेंगे, इसलिए वो लोग उतर जाते। ऐसे ही फिर वो लोग क्या करते कि एक और जो पुराना बंदर होता उसे निकाल देते और नया बंदर इंट्रोड्यूस करते। अगेन उसके साथ सेम चीज़ की जाती, वो लैडर चढ़ता तो पुराने बंदर उसको मिलके मारते। ये चीज़ उन्होंने इतनी बार करी, जिसके बाद एक टाइम आया जो सारे पुराने बंदर थे वो सब निकल गए और बचे हुए थे वो सारे नए बंदर थे ना। ये बंदर तो सारे नए थे, बट स्टिल ये लोग भी क्या करते थे कि जब भी कोई नया बंदर आता था और चढ़ने की कोशिश करता था तो वो लोग उसे मारते थे। इन बंदरों को पता भी नहीं था कि वो लोग उसे मार क्यों रहे हैं, बट क्योंकि उन्होंने ऐसा गंदा एक्सपीरियंस खुद महसूस किया था दूसरे बंदर के चढ़ने की वजह से, इसीलिए वो लोग बिना सोचे बंदर को मारते थे। और यही चीज़ कई बार रियल लाइफ में भी होती है, और यही स्टोरी का लाइफ चेंजिंग लेसन भी है कि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग भी बस वही चीज़ें करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो सब कर रहे हैं। सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम भी वही करने लग जाते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि एग्जैक्टली वो जो लोग पहले लोग करते थे वो लोग क्यों करते थे, बट क्योंकि सब कर रहे हैं और उन्हें शायद फ़ायदा मिल रहा है और नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, ये सोच होती थी। इस वजह से हम लोग भी भीड़ चाल में चलते हैं, जबकि ये चीज़ एक्चुअल में कई बार सही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो और उसका आउटकम क्या मिलेगा, ना कि बस आपको इसलिए चीज़ें करनी चाहिए बिकॉज सब लोग वो कर रहे हैं। नो, ये चीज़ के बारे में अगर आपको सीखना है तो बहुत अच्छी बुक है जिसका नाम है लर्न्ड ऑप्टिमिज्म। अब आते हैं नेक्स्ट लेसन पे। एक छोटा सा बिजनेसमैन होता है जिसे एक बंदे को हायर करना होता है ना। उसके पास 2 लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए, जिन दोनों को ही वो एक टास्क देता है। वो बोलता है कि ये गांव में जाओ और वहाँ पे जाके सर्वे करो कि इनमें से कितने लोग हैं जो हमारे शूज़ को खरीदना पसंद करेंगे ना। दोनों ही कैंडिडेट अपनी रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं ना। जो पहला बंदा जाता है ना, तो वो जाके देखता है कि इस गाँव में ना कोई भी इंसान शूज़ नहीं पहनता है। सब चप्पल पहनते हैं, सैंडल्स पहनते हैं, अलग अलग चीज़ें पहनते हैं, लेकिन कोई भी शूज़ नहीं पहनता। इसलिए जब वो वापस बिजनेसमैन के पास जाता है तो वो बिजनेसमैन के पास जाके बोलता है कि आई डोंट थिंक हम यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाएंगे ना। इसके अपोजिट में जब दूसरा बंदा वहाँ पे जाता है, डिटेल्ड रिपोर्ट बनाता है और फिर बिजनेसमैन के पास आता है, तो उन्हें ये बोलता है कि देखिए सर, इस गांव में 500 लोग हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस गांव में अभी तक शूज़ का ट्रेंड चालू नहीं हुआ है। कोई भी यहाँ शू नहीं पहनता है, मतलब हमारी टारगेट ऑडियंस सब है। अगर हम यहाँ पे मेहनत करेंगे, थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, जूते के फायदे लोगों को समझाएंगे, तो हम लोग आराम से इन 500 लोगों में से आधे लोगों को तो जूते बेच ही सकते हैं। और इनफैक्ट अगर हम 250 रुपए से 850 तक के भी जूते बेचेंगे तो भी बहुत सारे लोग हैं जो इन शूज़ को खरीदेंगे। और यहाँ पे कंपटीशन भी कोई भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे एक काइंड ऑफ मोनोपोली भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें ना एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सर, जिसके लिए हमें जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि हम सभी लोगों को अपना लॉयल कस्टमर बना ले, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें देके। अब आप बताओ, इन दोनों में से कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा बिजनेसमैन को पसंद आएगा? ऑब्वियसली सेकंड कैंडिडेट। और यही लेसन भी है। सन त्जू का एक कोट है जो बोलते हैं कि विक्ट्री कम्स फ्रॉम फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज इन प्रॉब्लम। और यही है स्टोरी का मेन लेसन, लाइफ चेंजिंग। देखो, जिंदगी में ना आपको प्रॉब्लम्स तो पक्का आएगी ही आएगी, लेकिन आप कैसे उन प्रॉब्लम्स का यूज करके जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, ये चीज़ आपको विनर या फिर लूजर बनाएगी। लेकिन आप उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करके कैसे रिएक्ट करते हो, उसका यूज करके आगे बढ़ते हो या फिर उसको एक्सक्यूज बना के कुछ भी जिंदगी में अचीव नहीं करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और इससे रिलेटेड 2 अच्छी बुक्स है जो आप पढ़ सकते हो। द आर्ट ऑफ वॉर है जो अगेन सन त्जू ने ही लिखी है, और दूसरी है अगेन हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। उसके अंदर भी ऑथर ने बताया है कि कैसे आप अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। एक बार क्या होता है कि एक गांव में एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमर आता है जिसका बहुत नाम होता है। राजा भी उसके बारे में जब सुनते हैं कि हाँ, इतना बड़ा एस्ट्रोनॉमर उनके पास आया है, तो वो उसे अपने राज्य महल में बुलाते हैं
और उससे पूछते हैं कि बताओ मेरा भविष्य क्या है। जिसके ऊपर वो जो एस्ट्रोनॉमर होता है ना, वो उन्हें बताता है कि तुम्हारी जो आंखें हैं वो 3 महीने के अंदर खराब हो जाएगी ना। राजा जैसी ये बात सुनता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि एस्ट्रोनॉमर क्या बकवास कर रहा है, जिसकी वजह से वो उसे वहां से निकलवा देता है और गाँव से भी निकलवा देता है और अपनी जिंदगी जीने लगता है जैसे जीता था। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, 3 महीने होने लग जाते हैं, सच में क्या होता है कि उस राजा की आंख खराब हो जाती है। और जैसे ही उसकी आंख खराब होती है उसे एस्ट्रोनॉमर की बात याद आती है। वो क्या करते हैं कि उनके जितने भी सिपाही है उनको भेज देते हैं एस्ट्रोनॉमर के पास। वो बोलते हैं कि जाओ पता करो वो कहाँ है ना। पता चलने के बाद वो राजा एस्ट्रोनॉमर के पास जाते हैं, उनसे माफी मांगते हैं और पूछते हैं कि बताओ मैं क्या कर सकता हूँ ताकि मेरी आंखें वापस आ जाए ना। जिसके ऊपर एस्ट्रोनॉमर बहुत कामली बोलते हैं कि अगर आप सिर्फ ब्लू कलर को देखने लग जाओगे तो ये चीज आपकी आंखों को सही कर सकता है ना। जैसे ही राजा इस बात को सुनते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फौरन फटाफट वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद वो क्या करते हैं कि अपने पूरे राज्य को ब्लू रंग से रंगवा देते हैं। उनका महल, सारे गांव, सारी दीवारें, सब कुछ वो ब्लू बना देते हैं। जिसमें उस राजा का बहुत सारा पैसा जाता है, बट स्टिल वो खुश होता है कि चलो एटलीस्ट मेरी आंखें तो वापस सही हो रही है ना। 1-2 महीने बीत जाते हैं। जिसके बाद वो एस्ट्रोनॉमर वापस से उस गांव की तरफ से जा रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि वो पूरा गांव ब्लू ब्लू दिख रहा है। जिसके बाद वो राजा के पास फौरन जाते हैं और बोलते हैं कि जब तुम मेरे पास आए थे और जब मैंने तुम्हें ये सोल्यूशन दिया था तब तुमने मेरी आधी बात ही सुने और उसके बाद तुम चले गए। मैं तुम्हें ये भी सोल्यूशन देने वाला था कि तुम एक काम करो, ब्लू कलर का एक चश्मा बनवा लो जिससे तुमको हर चीज़ ब्लू ब्लू दिखे और वो चीज़ के जैसे भी तुम्हारी आंखें सही हो जाती। तो देखो दोस्तों, इस स्टोरी का मोरल आप यही बोल सकते हो ना कि कई बार हम लोग जब हड़बड़ी में एक्शंस लेते हैं, आधी अधूरी नॉलेज या आधी अधूरी सोल्यूशंस के बेसिस पे एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं, तो वो कई बार हमारा बहुत नुकसान करा सकता है और ज़रूरी भी नहीं वो कि वो बेस्ट सोल्यूशन हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप हाफ नॉलेज के चक्कर में ना पड़ो, फुल नॉलेज लेने पे फोकस करो। और यही है 7वां इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन जो आपको समझना ज़रूरी है। अब देखो, इसी लेसन को समझते हुए ना दोस्तों, हमने बनाया है हमारा OVB प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन वीडियो बुक्स का प्लेटफॉर्म है। जो समरीज होती है जो आप सीकेन चैनल पे या अलग अलग चैनल्स पे देखते हो, वो कई बार अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन कई बार इन चैनल्स पे हम आपको पूरी नॉलेज नहीं दे पाते कि बुक एग्जैक्टली सिखाना क्या चाहती है, क्या अलग अलग स्टेप्स होते हैं जो आप जिसके हेल्प से आप इन सारे लेसन्स को अप्लाई कर सकते हो। ये प्रॉब्लम को समझते हुए मैंने क्या क्रिएट किया, ऑनलाइन वीडियो बुक्स, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि पूरी बुक पढ़ते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, पेज बाय पेज उसकी समरी बनाते हैं, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके एनिमेशंस करवाते हैं, ताकि आपको बुक की पूरी नॉलेज मिल सके जो ऑथर देना चाहते हैं, जिससे आपको एग्जैक्टली समझ में आ सके कि उस बुक को कैसे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना है। इसी बेसिस पे हमने हमारा प्लेटफॉर्म बनाया जो आप जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हो। सिर्फ 2400 रुपये में आपको साल भर की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी इसकी, जहाँ पे हम लोग हर महीने आपको 2 बुक से लेकर 4 बुक्स तक अपलोड करके देंगे। अभी के लिए जो सब्सक्रिप्शन है वो बस हमने 2400 रुपये रखा है। अगर आप ऐसे नॉर्मली भी बुक खरीदने जाओगे तो उसका भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये तो हम आपको ऑडियो बुक के बजाय वीडियो बुक्स दे रहे हैं, वो भी 2 से 4 हर महीने, जो टोटल अगर आप देखोगे तो 50 के ऊपर हो जाएगी एक साल में। तो अगर आप इसको वैल्यू और पैसे के हिसाब से देखोगे तो प्राइस बहुत कम ही है। आने वाले टाइम में हम इसका प्राइस बढ़ा सकते हैं, इसीलिए अभी जाइए और OVB का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लो। और दूसरी बात यह है कि मैंने अभी आपके साथ 7 स्टोरीज ही शेयर करी है, और 8 स्टोरीज मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, तो इसलिए उस वीडियो को जरूर देखना। वो वीडियो की लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो स्टोरीज को भी जरूर देखना। उसमें भी बहुत प्यारे प्यारे लेसन है और बुक रिकमेंडेशंस भी है जो आपको जरूर काम आएगी। अभी के लिए जाइए, आप OVB का सब्सक्रिप्शन लेके हमें सपोर्ट भी करेंगे और इस बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म को ऊपर आने में हेल्प भी करोगे, खुद अपना फायदा करते हुए, विन विन सिचुएशन। सो अभी जाइए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और इस वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए व्हाट्सएप पे थैंक यू सो मच आपका। आप ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।